हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली जीएस पे। आज मैं हमेशा जो है ना कि बोर्ड पे लिख के पढ़ाता था। आज सब कुछ पहले से लिखा हुआ है क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो अभी आप डाटा टाइप पढ़ चुके हैं। पहले की जो कुछ वीडियो थी उसके अंदर मैंने डाटा टाइप पढ़ाया था, लेकिन उसके अंदर क्या था, कैरेक्टर, फ्लोट और कौन सा था अपना इंट, इन तीनों को पढ़ाया था। उनके कुछ सब टाइप होते हैं। क्या होते हैं सब टाइप। तो उन्हीं सब टाइप के बारे में आज थोड़ा जानेंगे, समझेंगे कि उसको किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर आप सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में कर रहे हैं, मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं और आप सी प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो फिर वो एमसीक्यू वगैरह के अंदर भी जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको मैंने सोचा कवर कर लूँ। और इसी के साथ साथ एक टॉपिक और है स्टोरेज क्लासेस कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं। ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है, लेकिन क्या इनकी एरर के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। कि जैसे अगर आपको कभी कभी ऐसी एरर आ जाती हैं जो सीपीयू आर्किटेक्चर से रिलेटेड रहती हैं, तो उनमें ज़्यादातर मेमोरी की वजह से जो है एरर आती हैं। जब बोला आपने को स्टोरेज क्लासेस के बारे में मालूम नहीं होता है, इस वजह से वो एरर आती हैं। तो होता क्या है कि स्टोरेज क्लासेस, चलो स्टोरेज क्लासेस को बाद में देखेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं और ये सब क्या लिखे हुए, ये सब क्या लिखे हुए, इनके मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर, फ्लोट और इंट पढ़ा था अपन ने। यहाँ पे भी कैरेक्टर होता है, लेकिन कैरेक्टर साइंड और अनसाइंड होता है, और एक शॉर्ट अनसाइंड है। तो कैरेक्टर जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल कैरेक्टर वो होता है 2 बिट का। नॉर्मल जो कैरेक्टर अप्लाई किया जाता है वो होता है 2 बिट का, लेकिन यहाँ पे साइंड और अनसाइंड 1 बिट का कैरेक्टर है। ठीक है, चौक को क्या हो गया, एक सेकंड, दूसरी चौक निकाल लेते हैं अपन, थोड़ा सा मेरे को क्लियरली हो जाएगा। और देखो इंट सबसे पहले अपन यहाँ पे समझते हैं बिल्कुल क्लियर चीज़। ये इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। %C से इसको कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, और %D से इंटीजर को करते हैं, %F से फ्लोट को करते हैं। ये अपन ने अभी तक पढ़ा। %U को अनसाइंड वाले को करते हैं। जितने भी अनसाइंड हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, मतलब इंटीजर हो या फ्लोट हो, दोनों में से कुछ भी हो, %U तो उसके साथ लगता ही है। लॉन्ग डबल क्या होता है, लॉन्ग डबल LF, EN कैपिटल है। वैसे तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ खास है नहीं, बस नोट करने वाला, आप लोग नोट कर लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ कि %U अनसाइन के लिए लगाते हैं, और जो LU लगाते हैं वो लॉन्ग अनसाइन हो जाता है, लॉन्ग अनसाइन। और %LD होता है %L और D। L देखो हमेशा जो लगता है वो लॉन्ग के लिए लगता है, D अपन को मालूम है इंटीजर के लिए लगता है, तो आपको उसकी बात है लॉन्ग इंटीजर के लिए लगेगा LD, के लिए लॉन्ग इंटीजर के लिए। %F फ्लोट के लिए लगता है, %LF किसके लिए लगेगा, लॉन्ग फ्लोट के लिए लग जाएगा। ये कैपिटल F है, कैपिटल L है, F है, इसको भी क्या है, लॉन्ग डबल है, लॉन्ग डबल। ठीक है, बस यही है, 2-4 अंतर, जाना कुछ नहीं है। %C कैरेक्टर, %D इंटीजर, %F फ्लोट, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो %U अनसाइंड के लिए होता है, %L लॉन्ग जब किसी भी साथ का लगा दो तो %L इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। बस लॉन्ग डबल जो होता है, और जो बाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 बाइट की मेमोरी लेता है, 2 बाइट की लेता है, 4 बाइट की लेता है, 8 बाइट की लेता है, 10 बाइट की लेता है। देखो अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जब भी आप कोड करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर, जब भी कोड करेंगे तो आप इंटीजर वेरिएबल के अंदर एकदम से आप 8-10 वैल्यू स्टोर करके देखना। कभी आप देखना कि अगर जैसे आपने इंटीजर वेरिएबल असाइन किया, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ असाइन कर देना एक बार में, फिर उसको प्रिंट करने की कोशिश करना, तो उसमें से कुछ वैल्यू कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि उसका खुद का जो ब्लॉक ऑफ साइज होता है वो होता है 4 बिट का। कितने का होता है, 4 बिट का होता है। ये शॉर्ट अनसाइंड होते हैं, शॉर्ट साइन और शॉर्ट साइन वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपने एक अकेला डाल दिया तो वो 2 बिट का बन जाता है, और आपने एक से ज़्यादा डाल दिए तो वो 4 बिट का बन के आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक साइड 20-25 डाल देते हैं, एक साइड 20-25 डाल देते हैं, तो वो स्टोर करके उस तरीके का प्रिंट नहीं दे पाता। उसके लिए आता है लॉन्ग इंट। कौन सा आता है, लॉन्ग इंट। LD अपन अगर लगाएंगे देते हैं, तो अपन ने जो 10 वेरिएबल डाले हैं, यानी एक वेरिएबल के अंदर 10 नंबर डाले, जो 10 नंबर डाले, तो 10 नंबर अगर प्रिंट कराने हैं इंटीजर वेरिएबल के अंदर डाल के, तो LD अपन को लगाना पड़ेगा। ठीक है,
इंपोर्टेंस समझा रहा हूँ कि इनको अगर अपन यूज करते हैं तो क्या इंपोर्टेंस इनकी रहती है। तो वो इंटीजर क्या है ना, पूरे सभी वैल्यू को प्रिंट नहीं करता जो एक वेरिएबल के अंदर होती है। जैसे आपने पूरा फोन नंबर इंटीजर वेरिएबल के अंदर आपने डाल दिया, ठीक है। ये सी लैंग्वेज के अंदर की बात हो रही है, इसको जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और जावा पे अप्लाई मत कर देना, उसके अंदर अलग तरीके से थोड़ा कंपाइलर काम करता है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। तो होता क्या है, इंटीजर वेरिएबल जब लेते हैं तो उसके अंदर अगर 10, 12, 15 अपन ने वैल्यू डाल दी एक ही बार में एक ही वेरिएबल के अंदर, तो वो सभी को प्रिंट नहीं करता, कुछ वैल्यू को वो काट देता है। जैसे 1 से लेकर 5 तक करेगा, बाकी सारे काट देगा, ठीक है। और वहीं अपन एल डी यूज करेंगे, %LD यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो जितने भी आपने नंबर दिए 1 से लेकर 20 तक दो, 20 से लेकर 30 तक दे दो, वो सारे नंबर को लेके प्रिंट कर देगा, सारे नंबर को लेके प्रिंट कर देगा। फ्लोट क्या करता है, पॉइंट की वैल्यू आप फ्लोट में कोई प्रिंट करा के देखना, तो आप लिखना 4.233333 करके एकदम से 7-8 नंबर लिख देना, तो आउटपुट जो आएगा ना वो केवल इतना आएगा 4.2333, बस केवल इतना ही आएगा। वो भी किस वजह से आता है, क्योंकि उसका खुद का साइज 4 बिट का ही होता है। तो इसीलिए जितने नंबर इंटीजर लेता है अपने उसके अंदर नॉर्मल इंटीजर की या लॉन्ग इंटीजर में नॉर्मल इंटीजर में जितने नंबर लेता है उतना ही फ्लोट अपने तक ले रखता है, ठीक है, फ्लोट अपने तक रखता है। लेकिन अगर अपन डबल लगा देते हैं, यानी कि %LF लगा देते हैं, तो वो केवल 4 को डेसिमल के बाद केवल 4 डिजिट नहीं, डेसिमल के बाद 12 डिजिट भी वो ले सकता है, ठीक है, डेसिमल के बाद वो 12 डिजिट भी ले सकता है %LF लगाने से। लॉन्ग डबल क्या करता है, लॉन्ग डबल 10 बाइट का होता है, 10 बाइट बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर इसको बाइनरी में तोड़ दें तो कम से कम 20 डिजिट का ही नंबर ले सकता है, कम से कम 20 डिजिट का। सी प्रोग्रामिंग की अपन बात करते हैं। मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक बिट 2 रिप्रेजेंटेशन देता है, जैसे एक बिट 1 और 0 के अंदर काम करता है, उसका एक बिट कंसिडर करी जाती है और वो कुछ 1 0 के रिप्लेसमेंट से फॉलो की जाती है, ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसकी इंपोर्टेंस तो समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ना था, अभी बताया था मैंने, हाँ, स्टोरेज मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, वो सब पढ़ना था। स्टोरेज मेमोरी, वैसे प्रॉब्लम इन सी लैंग्वेज जो प्लेलिस्ट बनेगी अभी वो पूरा कोड पे होगा, वो बोर्ड पे नहीं होगा। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर कोड पे भी थोड़ा कोड करके दिखाओ, तो कोड करके भी दिखाएंगे। अब मुझे तो देखो सही बताऊँ, स्क्रीन रिकॉर्डर कोई अच्छा सा नहीं मिल रहा है, एक स्क्रीन रिकॉर्डर अगर, और क्योंकि आवाज़ जो आती है ना वो उसमें कीबोर्ड की फटर फटर की आवाज़ आती है, वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है, वो अगर दूर हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। ये स्टोरेज क्लास जरूरी है, लेकिन इनको इतना नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ठीक है, ये प्रोग्राम के जरिए समझ लेंगे, सारी स्टोरेज क्लास के बारे में जान लेंगे, ठीक है। बस इतना सा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम के अंदर ही सारी स्टोरेज क्लास होती हैं, सारी वो मैनेजमेंट होता है, सारा कंपाइलर इसको काम करता है, ठीक है। तो आप समझा देते हैं कि इसमें किस तरीके से काम होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं ग्लोबल स्कोप, अरे यार बोलने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल और लोकल स्कोप वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये वेरिएबल जो है वो है ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, ये है लोकल स्कोप वेरिएबल। तो इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर फंक्शन के अंदर है,
इसी फंक्शन के अंदर नहीं, इसके अंदर अपन कोई और फंक्शन भी बनाते हैं, उसके अंदर भी अगर कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो भी लोकल स्कोप वेरिएबल ही कहलाता है। और जब अपन सारे फंक्शन, जितने भी फंक्शन बनाए गए हैं प्रोग्राम के अंदर, जितने भी, उन सब प्रोग्राम से परे है, उन सब प्रोग्राम से अलग है, बिल्कुल खुद का एक अलग सा बना हुआ है लाइब्रेरी के बाद, तो उस वेरिएबल को बोला जाता है ग्लोबल स्कोप। इस वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इस वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस वेरिएबल को इतने ब्लॉक के बाद आप कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि जब ये ब्लॉक बंद हो गया, उसके बाद अपन अगर आई वेरिएबल का यूज करना चाहते हैं, किसी भी फॉर लूप, इफ एल्स कहीं भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन ए का यूज करना चाहते हैं तो अपन कर सकते हैं। तो ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि लोकल स्कोप एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर है तो पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। ग्लोबल स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर हर जगह पे काम करता है, ना केवल उस फंक्शन के अंदर, बल्कि उसके अलावा अगर दूसरे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और कुछ भी है, सबके अंदर वो काम करेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। अब वेरिएबल से मेमोरी की तरफ शिफ्ट होते हैं, इसमें मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया। बड़ी आसानी की वाली चीज़ें भी समझ में आ जाएगी एक झटके में, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान। अच्छा साफ होगा ना, साफ अच्छा होगा ना, बिल्कुल जैसे मछली की आंख जैसा। ठीक है, 4 प्रकार की अपने पास मेमोरी होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले ये होती है ऑटोमेटिक, दूसरी होती है रजिस्टर, और तीसरी होती है स्टैटिक, और चौथी मेमोरी, देखो चौथी मेमोरी बताता हूँ। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो केवल मेमोरी स्कोप, गार्बेज वैल्यू, और गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, और एक डिफरेंस और होता है कि इनकी जो नहीं, और इनकी, हाँ भूल गया था मैं, कि ये जो मैंने बताया ना ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप, इनके ऊपर की चीज़ें के ऊपर डिपेंड रहता है। इसको मैंने इसीलिए आपको पहले डिफाइन कर दिया। अब जो इसके अंदर मेमोरी पढ़ेंगे उसके अंदर का एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, चौथी होती है एक्सटर्नल स्टोरेज मेमोरी। लोकल स्कोप वेरिएबल और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल का डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा। देखो लोकल स्कोप की जो लाइफ रहेगी, लोकल स्कोप की जो लाइफ रहेगी वो किस तरीके की रहेगी, केवल इस फंक्शन के अंदर रहेगी। इसकी जो लाइफ रहेगी इस फंक्शन के अंदर रहेगी, ग्लोबल स्कोप की लाइफ रहेगी पूरे प्रोग्राम के अंदर रहेगी। यानी कि जैसे अपन को मालूम है कि पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, तो उसकी लाइफ भी पूरे प्रोग्राम के अंदर रहेगी। मतलब हर एक फंक्शन अगर उसे एक्सेस कर पा रहा है तो हर एक फंक्शन तक उसकी लाइफ है। अगर ये वाला फंक्शन केवल इसके अंदर का वेरिएबल उपयोग कर पा रहा है तो दूसरा बाहर वाला फंक्शन, इससे बाहर का फंक्शन उसको उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो उसकी जो वेरिएबल की लाइफ है वो केवल उस फंक्शन तक ही सीमित रह गई, वो इसके बाहर अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब इन तीनों के चारों के अंदर अपन देख लेते हैं क्या होता है। इसके अंदर जो गार्बेज वैल्यू रहती है, देखो केवल इसके अंदर होता है कि गार्बेज वैल्यू 0 होती है। ठीक है, डिफरेंस समझ लो। स्टैटिक, देखो मैंने बोला मेमोरी ये वाली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है तो समझ लेते हैं। इस बार केवल गार्बेज वैल्यू 4 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। 4 पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं और उनको अपने में नोट कर लेना। ठीक है,
स्टोरेज गार्बेज लाइव, ठीक है। ये स्टोरेज मेमोरी बाय डिफॉल्ट गार्बेज, बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे रहेगा गार्बेज जो लाइव, ग्लोबल और लोकल, बस, ठीक है। और मेरे को अब नहीं लगता, बस इतनी 3 चीजें हैं। तो केवल इसके अंदर ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट जो गार्बेज वैल्यू की जगह 0 वैल्यू रहती है, ठीक है। बस एक डिफरेंस इसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। रजिस्टर मेमोरी एक अकेली में ऐसी मेमोरी है जो डायरेक्ट सीपीयू के अंदर स्टोर होती है। रजिस्टर मेमोरी एक अकेली ऐसी मेमोरी उस डायरेक्ट सीपीयू के अंदर स्टोर होती है और बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है। बाकी सबका अंदर सेम है, सबके अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज रहता है मेमोरी, और इसके अंदर एक जो है इसकी जो लाइफ टाइम मेमोरी है वो ग्लोबल है, ग्लोबल लाइफ, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यही तीनों हैं। इसका सेम रहता है, मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, बाय डिफॉल्ट गार्बेज रहेगा, लाइफ इसकी लोकल रहेगी, लाइफ इसकी लोकल रहेगी। रजिस्टर का सेम है, स्टोरेज होता है सीपीयू के अंदर, बहुत फास्ट होता है, बाय डिफॉल्ट गार्बेज रहेगी, लाइफ इसकी लोकल ही रहती है। स्टैटिक मेमोरी का भी है, केवल 0 इसके अंदर है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, स्टोरेज मेमोरी के अंदर ही रहता है, लाइफ इसकी लोकल ही रहती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट का अंदर है बस। एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, स्टोरेज मेमोरी में ही रहेगी, बाय डिफॉल्ट गार्बेज ही रहेगी, लेकिन लाइफ इसकी ग्लोबल होगी, लाइफ इसकी ग्लोबल होगी, बस। और एक्सटर्नल समझ में आ गया होगा कि फंक्शन के बाहर होता है उसको एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है, एक्सटर्नल स्टोरेज बोला जाता है। मेमोरी स्टैटिक मेमोरी जो होता है कि जो कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं या फिर जिसकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है वो, ठीक है। और रजिस्टर तो समझ में आ ही गया होगा, रजिस्टर जो बिल्कुल सीपीयू से जुड़े रहते हैं, जो वेरिएबल उनकी वैल्यू बात हो रही, और ऑटोमेटिक जो नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनकी वैल्यू, ठीक है। तो मेमोरी और स्टोरेज के अंदर वो जाना था नहीं, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने कहा इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। बीच में छोटी सी वीडियो बन जाएगी, और वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, और आई लव यू, बाय बाय।